बार बार स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। एनसीपी ने मतभेद और शरद पवार के भतीजे के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले अगस्त में पहली बार मंच साझा करेंगे। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक ने सोमवार को इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार समारोह का 41वां वर्ष और लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि थी और पुरस्कार समारोह 1 अगस्त 2023 को पुणे में होगा। वहीं रोहित तिलक ने कहा भी कि यह आश्चर्य वाली बात है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं पीएम मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये अपने अपने भाषणों में अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे। और इतना ही नहीं, इसी कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम अजित पवार और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद रहेंगे। यानी कि चाचा से बगावत के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर एक साथ शरद पवार और अजित पवार भी आमने सामने होंगे। वहीं रोहित तिलक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। इस मिशन के कारण देश के प्रति जागरूकता और प्रेम बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत ने देश को प्रगति की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की और साथ ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने और भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक साथ मंच पर दिखेंगे और साथ ही चाचा शरद पवार के साथ भतीजे अजित पवार भी एक साथ मंच साझा करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी 1 अगस्त को पुणे में एक समारोह में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी उनको किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद सुनवाई हो रही है और इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच की ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के एक दिन पहले सोमवार को केंद्र ने इस मामले पर न्याय एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र ने कहा था कि जम्मू कश्मीर 2-3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इससे खत्म करने का एक ही रास्ता है आर्टिकल 370 हटाना। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेंगे। हम 370 पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ की इस मामले की सुनवाई कर रही है और याचिकाओं पर सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। दो 2019 से इस दिन का इंतज़ार करते आए, क्योंकि हमें अपनी जगह ये लगता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है और हमारा जो केस है वो मजबूत है। अब हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और क्योंकि कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब इलेक्शन को लेके जो पिटिशन आया था पैंथर्स पार्टी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सुनवाई के इंतज़ार में हमें इलेक्शन का भी इंतज़ार करना पड़े। तो जल्द से जल्द ये मामला जो है इसकी सुनवाई मुकम्मल हो और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लोगों के सामने रखें। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्योंकि हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। जो कल बीजेपी की तरफ से एडवांस दिया गया था। नहीं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम उम्मीद करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ 5 अगस्त 2019, जो धोखा जो हुआ,
जो आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। वो किस अंदाज में टेम्पररी था वो भी समझने की जरूरत है ना, क्योंकि उस वक्त क्या कहा गया था कि प्लेबिसाइट के जरिए यह तय होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा। आखिरकार इन 60-70 सालों में हमने ये कहा कि ना अब प्लेबिसाइट नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है। तो अगर वो परमानेंट बना तो उसका मतलब 370 भी परमानेंट है ना। आप एक ही इस आर्ग्यूमेंट के एक ही हिस्से को अपने फायदे के लिए नहीं ले सकते हो। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वो किस अंदाज में टेम्पररी रखा गया, और अगर उस टेम्पररी को परमानेंट में तब्दील किया गया तो फिर ये टेम्पररी भी परमानेंट में तब्दील हो जाता है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोपों में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसा अपराधों के लिए सिंह कैसे चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर बृजभूषण ने कहा है कि कोर्ट के सामने पेश होंगे, उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। और बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। वहीं बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं और वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी भी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। कभी वंदे मातरम के शब्द उपजे थे, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसी भूमि में थैंक्स टू TMC जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी देखा था, न किसी चुनाव में सुना था। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विषय भी नहीं है। इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी 8 जुलाई को संपन्न हुए, आज काउंटिंग चल रहा है। आज अखबारों में हर जगह यह खबर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक, जब से नॉमिनेशन आरंभ हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है, लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है। 45 people have died as of today as far as the panchayat elections of 2023 in West Bengal is concerned. आप याद करिए, इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की, 52 लोगों की हत्या हुई थी। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी, चुनावी हत्या। और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या। उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, भारतवर्ष बैठा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, आप भी सोशल मीडिया में हैं। आजकल कुछ छुपता नहीं। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक पे देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं,
ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों की हत्या हुई है। जब इस प्रकार का दृश्य सोशल मीडिया और फेसबुक में हम देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। एक कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एआईसीसी मुख्यालय से पीसी की है। उन्होंने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा और पीएम मोदी से उन्होंने सवाल भी पूछे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में? और आप क्या कीजिएगा? लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा?
क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है। इस देश की जीएसटी मामले में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब कोई भी व्यापारी नहीं बचेगा। सीएम केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट किया, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता है, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया है, यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता है तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने आगे लिखा, जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाल दिया जा सकता है, यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। वहीं इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जल्द ही नए नियम लागू हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले से जीएसटी से जुड़े मामले में ईडी को दखल देने का अधिकार मिलेंगे और ये कदम दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को फर्जी बिल, टैक्स देकर चोरी मामलों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। किसी भी टैक्स चोरी के मामले में ईडी सीधा कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इन नए नियमों के तहत जीएसटी नेटवर्क का डेटा ईडी और एफआईयू के साथ शेयर के साथ साझा किया जाएगा। जीएसटी कलेक्शन के लिए भी इन कानूनों का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी चालान को इस नियम में शामिल किया जाएगा और पीएमएलए की धारा के तहत छोटे व्यापारियों के जीएसटीएस की जानकारी को साझा किया जाएगा। इसके तहत इन व्यापारियों को अपने अकाउंट रखने के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए वो अपने मंथली रिटर्न को अपलोड कर पाएंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध कानून में अमान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में एफटीएफ की समीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आज मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बारातियों से भरी एक बस नगर में जा गिरी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं हादसे की वजह से का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रकाशम जिले में मंगलवार तड़के बारातियों से भरी एक बस नहर में गिर गई और हादसे में 7 साल
माफ कीजिएगा, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा हादसे में 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा दर्शी इलाके के पास हुआ है। बस पोडली से काकीनाडा जा रही थी, तभी बस बेकाबू होकर सागर नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और साथ ही हादसे की वजह की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने बस चालक को झपकी आने की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस किराए पर ली गई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।